पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता की अक्षांशीय प्रवणता यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो प्रजातियों की विविधता घटती जाती है। चलिए इस वीडियो में हम जैव विविधता से संबंधित एक और पैटर्न के बारे में समझते हैं, जिसे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यानी प्रजाति क्षेत्र संबंध कहा जाता है। इस संबंध के अनुसार जब हम किसी छोटे क्षेत्र का अवलोकन करते हैं तो वहाँ हमें बहुत कम संख्या में प्रजातियाँ मिलती हैं, लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप से किसी बड़े क्षेत्र का अवलोकन करते हैं तो हमें कहीं अधिक संख्या में प्रजातियाँ मिलती हैं। जैसे यदि आप केवल उस क्षेत्र को लें जहाँ आप रहते हैं और विश्लेषण करें कि उस क्षेत्र में जीव जंतुओं की कितनी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, तो आप पाएंगे कि उस विशेष छोटे से क्षेत्र में, जो केवल एक कॉलोनी भी हो सकता है, वहाँ जंतुओं की कुछ प्रजातियाँ और पौधों की कुछ प्रजातियाँ मौजूद हैं। लेकिन यदि आप इस क्षेत्र को बढ़ा दें और इसके अंतर्गत अपने पूरे शहर को शामिल कर लें तो आप पाएंगे कि आपको अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक छोटे से क्षेत्र का अवलोकन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि केवल आपकी कॉलोनी की बात करें, तो वहाँ संसाधन और पर्यावास बहुत सीमित होते हैं। हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में 100-200 घर हों, इसके अलावा वहाँ एक दो छोटे पार्क भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई बड़ी झील या जंगल नहीं हो सकता है ना। और यही कारण है कि एक छोटे से क्षेत्र में हमें पौधों और प्राणियों की बहुत ही विशिष्ट या गिनी चुनी प्रजातियाँ मिलती हैं। लेकिन जब हम एक बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक बड़े शहर की बात करें, तो हमें अधिक प्रजातियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि इस बड़े क्षेत्र में अब पर्याप्त संसाधन और कई प्रकार के अलग अलग पर्यावास होते हैं। जैसे हो सकता है कि शहर की सीमा से कोई बड़ी झील जुड़ी हो और उस झील के आगे एक घना जंगल हो। ऐसे में उस बड़ी झील में मिलने वाले जलीय जीव और जंगल में मिलने वाले पौधे और जीव जंतु भी उस व्यापक क्षेत्र की प्रजातियों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार प्रजाति क्षेत्र संबंध हमें यह बताता है कि जैसे जैसे क्षेत्र का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मिलने वाली प्रजातियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की स्पीशीज रिचनेस यानी प्रजातीय समृद्धि कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी क्षेत्र में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होगी, वहाँ की स्पीशीज रिचनेस या प्रजातीय समृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ ध्यान रखें कि प्रजातीय समृद्धि और प्रजातीय विविधता समान नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रजातीय समृद्धि के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मिलने वाले जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की केवल संख्या को गिना जाता है, जबकि प्रजातीय विविधता में प्रजातियों की संख्या के साथ साथ उनमें से प्रत्येक प्रजाति की समष्टि के आकार या उनकी बहुतायत, उनकी आनुवंशिक विविधता इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हमने यह तो समझ लिया कि जैसे जैसे क्षेत्र का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रजातियों की संख्या या प्रजातीय समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रजातियों की संख्या असीमित रूप से बढ़ती रहती है? इसका उत्तर है नहीं। वास्तव में क्षेत्र का आकार बढ़ने के साथ प्रजातियों की संख्या केवल एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है और उसके बाद यह लगभग स्थिर हो जाती है। और इसका कारण यह है कि एक सीमा के बाद नए प्रकार के पर्यावास सामान्यतः नहीं मिलते हैं। जैसे हमने अपने उदाहरण में एक कॉलोनी से लेकर पूरे शहर को शामिल किया था, लेकिन अब यदि हम क्षेत्र के दायरे को बढ़ाकर इसके अंतर्गत अपने पूरे राज्य को शामिल कर लें तो प्रजातीय समृद्धि और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार के ढेर सारे पर्यावास हो सकते हैं। जैसे नदियाँ हो सकती हैं, वन हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, घास के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकते हैं, शुष्क भूमि और खेत खलिहान भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अधिक प्रजातीय समृद्धि मिलेगी। लेकिन अब यदि हम क्षेत्र के दायरे को और बढ़ाना शुरू करें और इसके अंतर्गत अपने पूरे देश को यानी सभी राज्यों को शामिल कर लें, तो हालांकि हमें हर राज्य में कुछ नए प्रकार के पर्यावास मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्यावास मिलते जुलते होंगे यानी एक समान होंगे। जैसे हर राज्य में जल निकाय हो सकते हैं, कुछ वन हो सकते हैं,
खेत खलिहान हो सकते हैं, कुछ घास के मैदान या फिर कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों में अधिकांश पर्यावास एक जैसे होंगे और इसलिए क्षेत्र के दायरे को बढ़ाते रहने पर एक सीमा तक तो प्रजातीय समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद यह लगभग स्थिर हो जाएगी क्योंकि हमें नई प्रजातियां और नए पर्यावास बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। अब प्रजाति क्षेत्र संबंध पर सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया था वह एक जर्मन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे और उन्होंने इस संबंध को यानी अपने अध्ययन के निष्कर्षों को आलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार यदि हम x अक्ष पर क्षेत्र को और y अक्ष पर प्रजातीय समृद्धि को रखें और इनके बीच आलेख बनाएं, तो चूंकि जैसे जैसे हम क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रजाति समृद्धि बढ़ती जाती है और अंततः यह लगभग स्थिर हो जाती है। इसलिए सामान्य तरीके से आलेख बनाने पर हमें कुछ इस तरह एक वक्र यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय मिलता है। यहाँ यदि हम प्रजाति समृद्धि को S से और क्षेत्र को A से दर्शाएं तो एक समीकरण के रूप में इस संबंध को हम S समानुपात A भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि प्रजाति समृद्धि क्षेत्र के प्रत्यक्ष समानुपाती है क्योंकि क्षेत्र के बढ़ने पर प्रजाति समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन चूंकि एक निश्चित सीमा के बाद क्षेत्र में वृद्धि होने पर भी प्रजाति समृद्धि लगभग स्थिर रहती है और यह इस आलेख से भी स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि वक्र का आरंभिक भाग घुमावदार है लेकिन इसका अंतिम भाग लगभग एक सीधी रेखा बन गया है। इसका अर्थ है कि इस सीमा के बाद क्षेत्र में चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों ना हो, प्रजातियों की समृद्धि लगभग स्थिर रहेगी। इसलिए जब हम इस समीकरण से समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यह समीकरण हो जाता है S बराबर C A की घात Z, जहाँ C एक स्थिरांक या y अंतःखंड है और Z रेखा की ढाल या प्रवणता है। लेकिन यहाँ y अंतःखंड और रेखा की ढाल का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए जब हम इसी संबंध को लघुगणक पैमाने पर दर्शाते हैं तो आलेख में हमें एक सीधी रेखा मिलती है। लेकिन हम इसे लघुगणक पैमाने पर क्यों दर्शा रहे हैं? तो इसका कारण यह है कि यदि हम क्षेत्र के अंतर्गत अपने पूरे देश या पूरे महाद्वीप को शामिल करें तो क्षेत्र वास्तव में काफ़ी अधिक हो जाता है और ऐसी स्थिति में अंकगणितीय पैमाने पर यानी वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में प्रजातीय समृद्धि को दर्शाना थोड़ा कठिन है और यही कारण है कि प्रजातीय समृद्धि और क्षेत्र दोनों के लिए लघुगणक पैमाने का उपयोग करना बेहतर है। इसलिए जब हम इस संबंध को लघुगणक पैमाने पर दर्शाते हैं तो आलेख में हमें एक सीधी रेखा मिलती है और इस समीकरण को लघुगणक पैमाने में बदलने पर इस सीधी रेखा का समीकरण हमें मिल जाता है यानी log S बराबर log C प्लस Z log A, यानी यह प्रजाति क्षेत्र संबंध के लिए लघुगणक समीकरण है। स्पष्ट रूप से यहाँ भी S प्रजातीय समृद्धि है, A क्षेत्र है, C y अंतःखंड है और Z रेखा की ढाल है। अब हमारे लिए इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेखा की ढाल है क्योंकि यही हमें किसी क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि के बारे में बताती है। यानी यदि किसी विशेष क्षेत्र के लिए रेखा की ढाल अधिक है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि अधिक है और यदि किसी क्षेत्र के लिए रेखा की ढाल कम है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि भी कम है। यहाँ आपको पता होगा कि रेखा की ढाल की गणना कैसे की जाती है। जब हम y के मान को x के मान से विभाजित करते हैं तो हमें रेखा की ढाल यानी z का मान प्राप्त हो जाता है और इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी समाश्रयण गुणांक भी कहा जाता है। तो चलिए अब रेखा की ढाल या रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इससे हमें किसी क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। और इसके लिए यहाँ मैंने दो अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में प्रजाति क्षेत्र संबंध को लघुगणक पैमाने पर आलेखित किया है, जिससे हमें दो सीधी रेखाएं मिल रही हैं। अब मान लीजिए कि इनमें से रेखा A उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए प्रजाति क्षेत्र संबंध को दर्शाती है, जबकि रेखा B आर्कटिक क्षेत्र के लिए प्रजाति क्षेत्र संबंध को दर्शा रही है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि रेखा A की ढाल अधिक है जबकि रेखा B की ढाल कम है
और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि रेखा की ढाल अधिक है तो वह रेखा जिस क्षेत्र के प्रजाति क्षेत्र संबंध को दर्शा रही है उस क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि अधिक होगी, और यदि रेखा की ढाल कम है तो वह रेखा जिस क्षेत्र के प्रजाति क्षेत्र संबंध को दर्शा रही है उस क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि कम होगी। जैसे मान लीजिए कि हम इतने क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि इतने क्षेत्र के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रजातीय समृद्धि अधिक है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र की प्रजातीय समृद्धि तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। और यह बात तर्क संगत भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पर्यावरण प्रजातियों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार यहाँ रेखा की ढाल यानी जेड वास्तव में हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातीय समृद्धि अधिक है या कम है। तो यह था प्रजाति क्षेत्र संबंध के बारे में संक्षिप्त विवरण, और इस संबंध के लिए आपको जो समीकरण याद रखने की आवश्यकता है वह है log s बराबर log c प्लस z log a, जहाँ s प्रजातीय समृद्धि है, a क्षेत्र है, c y अंतःखंड है और z रेखा की ढाल है। लेकिन ध्यान रखें कि यह समीकरण लघु गणकीय पैमाने पर है। अंक गणितीय पैमाने पर समीकरण है s बराबर c a की घात z। ठीक है। अब चलिए प्रजाति क्षेत्र संबंध के कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बारे में समझते हैं। तो इसका एक अनुप्रयोग यह है कि इसकी सहायता से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि क्या कोई प्रजाति अपने पर्यावास के नष्ट होने के कारण विलुप्त भी हो सकती है। हमने अभी समझा कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रजातीय समृद्धि भी बढ़ती जाती है, लेकिन यदि पर्यावास के नष्ट होने के कारण विभिन्न प्रजातियों के लिए मौजूद क्षेत्र में कमी आने लगी, जैसा कि पृथ्वी के कई भागों में वनों की कटाई या शहरीकरण या फिर एक बड़े भूभाग का उपयोग लैंडफिल के रूप में करने के कारण हो रहा है, तो इससे कौन सी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा या फिर कौन सी प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती हैं, इस तरह के पूर्वानुमान प्रजाति क्षेत्र संबंध का उपयोग करके लगाए जा सकते हैं। प्रजाति क्षेत्र संबंध का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यह है कि इसकी सहायता से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट स्थलों की पहचान की जा सकती है, ताकि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। हम जानते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहां प्रजातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। इसलिए लघुगणकीय पैमाने पर ऐसे स्थलों के ग्राफ में हमें अत्यधिक खड़ी रेखा मिलती है, जबकि बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट वे स्थान होते हैं जहां प्रजातीय समृद्धि बहुत कम होती है। इसलिए लघुगणकीय पैमाने पर ऐसे स्थलों के ग्राफ में हमें थोड़ा सपाट रेखा मिलती है। इस प्रकार यदि इन हॉट स्पॉट स्थलों की पहचान हो जाती है तो सरकार इन्हें संरक्षित स्थल घोषित कर सकती है, ताकि प्रजातीय समृद्धि को और प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। सरकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए ऐसे बायोडायवर्सिटी स्थलों को राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित क्षेत्र घोषित करके इन क्षेत्रों में शिकार या पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है।